हेलो दोस्त, नमस्कार। ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी वर्णमाला भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने स्वर का अध्ययन किया, आज व्यंजन का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आगे हम और भी बढ़िया वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग हिंदी वर्णमाला भाग 2 का अध्ययन करते हैं, जिसमें व्यंजन का अध्ययन करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 33 है। और व्यंजन को भी हम 3 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं, 3 वर्गों में बांटा गया है। इसके 3 भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत का से लेकर मा तक आता है, जिसमें 5 पंक्तियां हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। वर्गीय व्यंजन दोस्तों इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें जो एक वर्ग का, खा, गा, घा, अंगा, ये एक उच्चारण स्थान की विशेषता रखता है। चा वर्ग है तो अपना एक अलग उच्चारण स्थान की विशेषता है। इस तरह सब एक अपना अलग विशेषता रखते हैं, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन में चा, छा, जा, झा को स्पर्श संघर्षीय वर्ण कहा जाता है या स्पर्श संघर्षीय व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में दोस्तों स्पर्श तो जीवा करती है, लेकिन ये संघर्ष करते हुए निकलते हैं। जैसे देखिए, जब उच्चारण करेंगे चा, छा, जा, झा, तो निश्चित है ये, इसीलिए इसको स्पर्श संघर्षी वर्ण कहा जाता है। ढा और अड़ा के नीचे नुक्ता बिंदु लगाकर लिखा जाता है, इसको द्विगुण या उस्सिप वर्ण कहा जाता है। उस्सिप वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको ऊपर फेंका हुआ वर्ण कहा जाता है। और दोस्तों, इसका प्रयोग हमेशा शब्द के मध्य या अंत में आता है, कोई शब्द की शुरुआत इससे नहीं होती है, इसी कारण भी उस्सिप कहा जाता है। तो आगे और देखते हैं दोस्तों, अंतस्थ। अंतस्थ में 4 वर्ण आपके आते हैं, 4 व्यंजन आते हैं, या, रा, ला, वा। उसके बाद आपका ऊष्म व्यंजन है, जिसमें तीनों शा और हा आते हैं। शा, शा, सा, हा, तो तीनों सकार और हा आते हैं। तो इसको दोस्तों परीक्षा में पूछा भी जाता है कि इसमें से कौन सा अंतस्थ है, कौन सा ऊष्म है। तो इसको हम याद करने का एक सरल तरीका आपको बताएंगे कि अगर हमको डिक्शनरी में या शब्दकोश में लिखना होगा तो पहले आ लिखेंगे, अंतस्थ लिखेंगे, फिर ऊष्म लिखेंगे। और वर्णमाला में भी पहले लिखना होगा तो पहले या, रा, ला, वा आता है, उसके बाद तीनों शा और हा आता है। तो उसी क्रम में हम उसके साथ जोड़ देंगे। आ से अंत, पहले अंतस्थ होगा तो या, रा, ला, वा होगा, उसके बाद ऊष्म आता है तो तीनों शा और हा हो जाएगा। इसमें दोस्तों या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है, अर्धस्वर माना जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती और इनके कुछ गुण स्वर से मिलते जुलते हैं। और हम अगर प्रयोग करके देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। अगर हमको लिखना है ई लिखना हुआ तो हम ऐसे लिखते हैं ई लिखना हुआ, ई लिखना हुआ। ऊ लिखना होता है तो हम ऊ इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये भी ऊ है। तो निश्चित है कहीं ना कहीं कुछ गुण की समानता है, इसलिए इसमें इसको अर्धस्वर कहा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से इसको उच्चारण में कोई बाधा ना होने के कारण ही अर्धस्वर माना जाता है। और ला को पार्श्विक या कंपित वर्ण कहा जाता है। पार्श्विक या कंपित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में दोस्तों, जैसे पार्श्व गायिका या गायक आवाज पीछे से निकालते हैं और नायक या नायिका मुंह आगे हिलाते हैं, उसी तरह से जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो आवाज पीछे से निकलती है और मुंह आगे हिलता है। तो इसको याद करने के लिए एक सरल तरीका है, ला से लता मंगेशकर, ला पार्श्व गायिका है तो पार्श्विक से हम जोड़ लेंगे ला। और रा को लुंठित या प्रकंपित कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ला के उच्चारण में जीवा ऐंठ जाती है और एक कंपित होके ये निकलती है, जैसे रा जब उच्चारित करते हैं, तो इसीलिए इसको लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2 भिन्न स्वरों व्यंजनों के मेल से इनकी रचना हुई है, इसीलिए हम इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन बनते कहते हैं, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। जब दो भिन्न व्यंजन मिलकर
मिलते हैं और बीच में कोई स्वर नहीं आता है तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है या संयुक्त व्यंजन की रचना होती है। तो निश्चित है देखते हैं हम क और श के बीच में कोई स्वर नहीं है तो निश्चित है ये संयुक्त व्यंजन छा बना, और त और रा मिल के त्रा बना, ज और या मिल के ज्ञा बना, और श और रा मिल के श्रा बना। ऐसे एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, विद्या लिखते थे द्या, उसमें द और या मिलके बना है। इस तरह से हम और भी संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं। अगर परीक्षा में पूछता है कोई इस तरह से देके दो व्यंजनों को दे दे, बीच में कोई स्वर नहीं है, तो निश्चित है वो संयुक्त व्यंजन का निर्माण करेंगे। लेकिन जब हम वर्णमाला की बात करते हैं तो हमारे वर्णमाला में मान ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। अब देखते हैं इन 5 वर्णों को, जो वर्गीय व्यंजन का 5वां वर्ण है अंगा, या, ड़ा, ना, मा, इसको हम पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं, इसको हम पंचमाक्षर कहते हैं। और ये पंचमाक्षर को हम नासिक के वर्ण भी कहते हैं। ये नासिक के भी है क्योंकि इसके उच्चारण में नसिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ वर्णों को विदेशी ध्वनियाँ मानी जाती हैं, आगत ध्वनियाँ मानी जाती हैं। विदेशी विकसित ध्वनियों को हम लोग देख लेते हैं तो अरबी फारसी से आगत मानी जाती हैं। का, ख, ग, ज, फा। जब का और खा, ग, जा, फा के नीचे बिंदु लगा दिया जाता है, नुक्ता लगा देते हैं, तो वो अरबी फारसी का वर्ण हो जाता है। लेकिन अब इसका प्रचलन कम हो गया, इसका प्रयोग हम अब नहीं करते हैं। ये मानिए कि ये हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। दूसरा अंग्रेजी से आगत है आ। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो दोस्तों इसको ना तो डॉक्टर कहते हैं, ना डॉक्टर कहते हैं, नीचे डॉक्टर कहते हैं। तो ये अंग्रेजी से आगत है। या वा को अर्धस्वर कहा जाता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ही लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं उच्चारण स्थान को, घोष और अघोष को, और अल्पप्राण और महाप्राण को देखते हैं। तो निश्चित आइए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले उच्चारण स्थान को देख लेते हैं। उच्चारण स्थान सभी वर्णों का निश्चित है, व्यंजनों का हम देखेंगे। जो जब भी हम कोई भी वर्ण उच्चारित करते हैं तो निश्चित है उसमें हम पहले फेफड़े में सांस भरते हैं, उसके बाद फेफड़े से निकलती हुई वायु निकलती है और वर्णों का उच्चारण उसी आधार पे हम करते हैं कि कहाँ से उच्चारित होता है। तो फेफड़े में भरते हैं, सबसे पहले वायु गले में आती है जिसको हम कंठ कहते हैं। तो कंठ हो जाएगा आपका, ये उसी क्रम में हम देख लेते हैं। कंठ हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, और उसके बाद आगे जाती है ऊपर, आगे आती है वायु, तालु में टकराती है तो तालव्य हो जाएगा या तालु से हो जाएगा। तो उसी क्रम में ये वर्गीय व्यंजन आप बैठा दीजिए और याद भी हो जाएगा। उसके बाद वायु वहाँ से घूम के तालु के बाद मूर्धा में टकराती है, मूर्धा, तो निश्चित है उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा ये टावर का। उसके बाद आगे निकलती है तो दंत में टकराते हुए ओष्ठ से होते हुए बाहर निकल जाती है तो ये दंत हो जाएगा। तो निश्चित है ता वर्ग दंत से उच्चारित हो जाएगा और पा वर्ग ओष्ठ से हो जाएगा, ओष्ठ। तो निश्चित है उसी क्रम में अगर हमको ये पता है कि किस तरह से वायु निकलते हुए जा रही है और वर्णों का उच्चारण क्रम, उसी क्रम में वर्गीय व्यंजन हम याद कर लेंगे। इसका हमने एक सूत्र भी बनाया है दोस्तों, काफ़ी सरल है। अगर आप ध्यान देंगे, याद कर लेंगे तो कभी भी आपका उच्चारण स्थान गलत नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे। हमने कहा था बस कुछ नहीं, आपको कत मुँह दो, कत मुँह द ओ, सिर्फ यही आपको याद करना है। और एक कहा था हमने री रा शा, हमने कहा था री रा शा, ऋषि। एक शब्द और याद करना है आपको, ऋषि, ऋषि। ऋषि में आपको सिर्फ ऋषि में री रा शा, जिसमें री रा और मूर्धन्य सा। निश्चित है ये मूर्धन्य सा है तो मूर्धा से उच्चारण है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं स्वर के लिए कि यहाँ री को कि री कि ये मूर्धा से उच्चारित है। रा भी आपका मूर्धा से है और या सॉरी शा भी आपका मूर्धा से उच्चारित है। रा भी है, री भी है और शा भी, री रा शा ऋषि। तो निश्चित है ये मूर्धा हमारा स्पष्ट हो गया।
टा वर्ग मूर्धा से है, री मूर्धा से है, रा मूर्धा से और मूर्धन सा आप कहते हैं, सा ये मूर्धा से। आगे देख लेते हैं। हमने कहा था कि स्वर को उसी क्रम में सेट कर दिए, दो दो के, उसमें पहले वीडियो में बता भी चुके हैं। आ कंठ हो गया, ई ताल हो गया, री का ऊ का स्थान री ने ले लिया, तो इसने कहा हम आपके बगल नहीं रहेंगे, तो यहाँ ओष्ठ ऐसे भी उच्चारित करके देखेंगे तो ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ऊ, तो यहाँ ओष्ठ हो जाएगा। अब देखते हैं रा के पहले या आता है, तो उसी क्रम में हम लिख देंगे या, रा और ला। तो निश्चित है या का उच्चारण स्थान तालु हो गया, रा का उच्चारण मूर्धा हो गया, तो ला का दंत हो गया। तो यहाँ कोई आराम से हम बना लेंगे। दूसरा देखते हैं या, रा, ला, वा को हम अलग से याद कर लेंगे दोस्तों। इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, सिर्फ इसी को हम दंतोष्ठ, सिर्फ इसी को याद करते हैं, दंत ओष्ठ। दंतोष्ठ चाहे लिखिए चाहे दंत ओष्ठ लिखिए, दंत ओष्ठ। ये वा को सिर्फ अलग से हम याद करेंगे, दंत ओष्ठ। अब देखते हैं शा को, निश्चित है तालव्य सा जिसको आप कहते हैं, बड़ा सा मूर्धन्य सा, या और छोटा सा जिसको कहते हैं दंत सा, तो उसी क्रम में हम लिख देंगे बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा। तो इसका भी उच्चारण स्थान ताल हो गया, इसका उच्चारण मूर्धा हो गया, छोटा सा जिसको आप कहते हैं दंत हो गया। बचा क्या, हा दोस्तों निश्चित है व्यंजनों में देखा जाए तो सबसे लास्ट में होता है, तो ये कहता है भैया हम हमेशा लास्ट में नहीं रहेंगे, अंतिम में नहीं रहेंगे, तो इसका स्थान हो जाता है कहाँ पे, सबसे ऊपर। इसका मतलब कंठ से हो जाता है। ऐसे भी हम स्वर में आपको बताए थे, आ का उच्चारण स्थान कंठ है और आहा का भी उच्चारण स्थान कंठ है, तो निश्चित है आ और हा के गुण, आहा के गुण हैं कंठ से, तो हा का भी उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। तो इस तरह से सारे व्यंजन, सारे स्वर का उच्चारण स्थान एक कतमुदो और ऋषि शब्द से हम निकाल लेंगे। इसको दोस्तों इस तरह से भी लिख सकते हैं, कतमुदो लिखिए, नीचे व्यंजन लिखिए, ऊपर स्वर को बैठा दीजिए आराम से, बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपके सारे वर्ण क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ से कौन सा उच्चारित हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। अघोष सघोष, आघोष सघोष। दोस्तों नाद या गर्जना के आधार पे व्यंजन को कह सकते हैं या वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं। तो निश्चित नाद या गर्जना के आधार पे हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला होता है आघोष और दूसरा होता है घोष। इसको सघोष भी कहते हैं, घोष या सघोष। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है और हम फंस जाते हैं। आघोष घोष नहीं, घोष घोष के, घोष साघोष घोष के साथ, घोष मतलब गर्जना नाद, साघोष घोष के साथ, नाद के साथ, गर्जना के साथ, और यहाँ कह रहा है आघोष अर्थात गर्जना नहीं या नाद नहीं। अब देखते हैं आघोष में क्या होता है। आघोष के उच्चारण में दोस्तों सबसे पहले हम घोष को देख लेते हैं। घोष के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपित होती हैं, जबकि आघोष के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपित नहीं होती हैं। दूसरा, घोष के उच्चारण में नाद का प्रयोग होता है, जबकि आघोष के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है। परीक्षा में पूछा जाता है किन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है, तो जो भी आघोष वर्ण है वो आ जाएंगे। अब देखते हैं आघोष में कौन कौन सा वर्ण आता है और साघोष में कौन कौन सा वर्ण आता है। तो इसको देखते हैं। तो इसको हम 1, 2, 3, 4, 5 के क्रम में लिख देंगे। तो आघोष में दोस्तों पहला और दूसरा, पहला और दूसरा कह सकते हैं वर्गीय व्यंजन का, कह सकते हैं वर्गीय व्यंजन का पहला व दूसरा, पहला दूसरा वर्ण, अर्थात ये आपका हो गया आघोष। उसके बाद और कौन कौन से आएंगे?
कह रहा आघोष, सा नहीं लेकिन सा इनके साथ। थोड़ा सा यही हम इसको याद करेंगे थोड़ा उलटे क्रम में। कह रहा आघोष, सा इनके साथ, सा नहीं लेकिन इनके साथ रहेगा। और ये कह रहे हैं घोष, सा के साथ। यहाँ गर्जना को छोड़ दीजिए, सा से हम इसके उसको लेते हैं। सा घोष, सा के साथ लेकिन सा इनके साथ नहीं। तो यहाँ हो जाएगा क्या? सकार। सा पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और सा, ये आपके हो जाएंगे अघोष। सघोष में देखते हैं क्या आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, जो बचा तीसरा, चौथा, पांचवा, प्लस क्या आ जाएंगे, अंतस्थ आपका पूरा बचा है। अंतस्थ, अंतस्थ कौन कौन से, या, रा, ला, वा अंतस्थ हैं। और क्या होगा, एक हा भी आ जाएगा, हा भी। और क्या होगा, स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर क्या होते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है स्वर क्या होते हैं, तो घोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है किन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है, तो अघोष वर्णों के उच्चारण में। दोस्तों जब हम वर्णमाला पढ़ा लेंगे, खत्म हो जाएगा, उसके बाद 15 से 20 प्रश्न हम आपको देंगे हल करने के लिए, और उसमें पूरे वर्णमाला का हम लोग पुनः दोहराव कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब भी परीक्षा में पूछा जाए तो ये हो गए आपके घोष। चलिए आगे देखते हैं। अभी एक विभाजन और बाकी है, वायु के आधार पे, प्राण या वायु के आधार पे वर्णों का, व्यंजन का विभाजन देख लेते हैं। प्राण या वायु के आधार पर, प्राण, वायु के आधार पर अल्पप्राण, और महाप्राण, दो भागों में बांटकर। अल्प का मतलब होता है थोड़ी, थोड़ा या थोड़ी। प्राण का अर्थ होता है वायु, और इस महा का मतलब होता है अधिक वायु। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी वायु निकलती है, थोड़ी उसे हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। तो अल्पप्राण और महाप्राण कौन से वर्ण है, कौन से व्यंजन है, ये पूछता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों उसमें आघोष में पहला दूसरा हम वर्ण लिए थे, और इसमें क्या होता है, हम महाप्राण को सम मान लेंगे। सम बड़ा है, इसको सम मान लेंगे। तो अर्थात क्या हो गया, महाप्राण में दूसरा, चौथा और चौथा, दूसरा चौथा क्या हो गया, महाप्राण, महाप्राण। और जो बचा क्या, पहला, तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो गया, अल्पप्राण हो गया। पहला, तीसरा, पांचवा क्या हो गया, अल्पप्राण हो गया। पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण। अब देखते हैं समसंग जो है, दूसरा चौथा महाप्राण हो गया, पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण हो गया। अब देखते हैं अंतस्थ और ऊष्म कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों आ से अल्पप्राण, आ से अंतस्थ, उसी के साथ मिल जाएगा। अगर हमको शब्दकोश में लिखना भी होता है, लिखना भी हो तो पहले अल्प लिखेंगे फिर महा लिखेंगे, उसी क्रम में पहले अल्प अंतस्थ लिखा जाता है, उसके बाद ऊष्म लिखा जाता है। तो अल्पप्राण के साथ क्या हो जाता है, पहला, तीसरा, पांचवा और प्लस अंतस्थ। और महाप्राण के साथ पहला, दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। इस प्रकार उच्चारण स्थान के हम लोगों का स्पष्ट हो गया, आघोष, आघोष स्पष्ट हो गया। और प्राण या वायु के आधार पे जो
विभाजन है व्यंजन का, वो भी हम लोगों का एकदम स्पष्ट हो गया, कभी नहीं भूलेगा। हम महाप्राण को सम मान लेंगे, निश्चित है जो बचेगा 1 3 5 अल्पप्राण हो जाएगा। आशय अल्पप्राण आशय अंतस्थ, उसी क्रम में हम याद कर लेंगे। उसके बाद महाप्राण ऊष्म हो जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तीनों सा और इस सकार को दोस्तों स्पर्श इस सकार को दोस्तों ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा संघर्षी है, तो निश्चित है ऊष्म व्यंजन है, तो निश्चित है ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो तीनों सा आपके आएंगे। तो इससे ज़्यादा दोस्तों परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अगर इतना आप तैयार कर लिए हैं तो वर्णमाला से आप निश्चित है 100% प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने विचार जरूर दिए कमेंट बॉक्स में, हम आपका इंतज़ार करेंगे। नमस्कार।